तो हम लोग आर्टिकल 1 की बात कर रहे थे और आर्टिकल 1 में हम लोगों को बात करनी थी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी निरंतरताओं के बारे में ना, या फिर उनकी जो है समय से पहले जो उनके पास हटाया जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे लोकसभा के संदर्भ में। लोकसभा तो इसमें एक सभा कर लिए दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता, ठीक है, यानी कि अगर किसी भी सदस्य के पास दोहरी सदस्यताएं हैं ना, ये कर लेते हैं हम कि दोनों के साथ दोनों की एक ही सेम चीजें हैं। ठीक, तो इसमें आप वही करिए जैसे आप लिखा हुआ था आर्टिकल में निरंतरताओं के बारे में। लोकसभा एवं राष्ट्रसभा दोनों उसमें ऐड कर दिया। लोकसभा जहाँ लिखा है साथ में एवं राष्ट्रसभा लिखा है, दोनों की सेम चीजें हैं, कोई डिफरेंस नहीं दोनों। ठीक, और उसके बाद सब में करिए दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता में पहला पॉइंट लिखिए, यदि कोई सदस्य दोनों सदनों में, यदि कोई सदस्य दोनों सदनों में सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है, यदि कोई सदस्य दोनों सदनों में सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर अपनी सदस्यता के संदर्भ में सूचना देनी होगी। तो उसे 10 दिनों के भीतर अपनी सदस्यता के संदर्भ में सूचना देनी होगी, अन्यथा राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक, मान लीजिए दोनों ही सदनों में एक साथ निर्वाचित हो गया तो अब वो 10 दिन के भीतर वो सदन को बताएगा कि उसको किस सदन की सदस्यता उसको लेनी है ना। और अगर वो ऐसी सूचना नहीं देता है तो 10 दिन के बाद उसकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो समाप्त मान ली जाएगी। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि कोई सदस्य एक सदन का सदस्य होते हुए, यदि कोई सदस्य किसी एक सदन का सदस्य होते हुए दूसरे सदन में भी निर्वाचित हो जाता है, यदि कोई व्यक्ति या सदस्य किसी एक सदन का सदस्य होते हुए दूसरे सदन में भी निर्वाचित हो जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर अपनी सदस्यता के संदर्भ में सूचना देना होगा। तो उसे 10 दिनों के भीतर अपनी सदस्यता के संदर्भ में सूचना देना होगा, अन्यथा उसके पहले सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, जिसमें वो पहले सदस्य हुआ करता था। अन्यथा उसके पहले सदन से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो पहले केस में तो दोनों में एक साथ निर्वाचित हो गया तो राज्यसभा की सदस्यता चली जाएगी। यदि मान लीजिए वो राज्यसभा का सदस्य है ऑलरेडी पहले से और बाद में लोकसभा का सदस्य चुन लिया गया तो भी वो 10 दिन के भीतर सूचना देगा, वरना उसकी फिर जो राज्यसभा वाली सदस्यता है पहला सदन सदस्य वो समाप्त हो जाएगी। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखिए, यदि कोई संसद सदस्य किसी राज्य की विधानमंडल का, यदि कोई संसद सदस्य किसी राज्य की विधानमंडल का सदस्य भी निर्वाचित हो जाता है, यदि कोई संसद सदस्य किसी राज्य की विधानमंडल का सदस्य भी निर्वाचित हो जाता है
तो उसे किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित कराता है तो उसे 14 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो उसे 14 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया दोहरी सदस्यता होने का, है ना। कोई अगर दोहरी सदस्यता है इस तरीके से उसकी किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है। ठीक है, दोहरी सदस्यता हो गया कारण। दूसरा रीजन है अनुपस्थिति होने पर, अनुपस्थित होने पर। देखिए, यदि कोई सदस्य अपने सदन को बिना सूचित किए 60 दिन से अधिक, 60 दिन या उससे अधिक सदन में अनुपस्थित रहता है। यदि कोई सदस्य अपने सदन को बिना सूचित करे 60 दिन या उससे अधिक सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, नोट डाल के लिखिए, 60 दिनों की गणना में 60 दिन, ये जो 60 दिन अनुपस्थिति के 60 दिन है ना, तो इसमें लिखना है 60 दिनों की गणना में ऐसे दिन नहीं जोड़े जाएंगे, 60 दिनों की गणना में ऐसे दिन नहीं जोड़े जाएंगे जब सदन की कार्यवाही 60 दिन की गणना में ऐसे दिन नहीं जोड़े जाएंगे जब सदन की कार्यवाही 4 या उससे अधिक दिनों तक, लगातार ठप रही हो। ठीक है, पैराग्राफ चित्र के लिखिए, किसी भी स्थिति में सदन में 6 माह से अधिक कोई सीट रिक्त नहीं हो सकती। और ऐसा होने पर उस पद के लिए उपचुनाव होंगे। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था, कहाँ का केस था, दिल्ली का, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने विधायकों पर बैन लगा दिया था, है ना। सदन में आने पर बैन लगा दिया था, और बैन लगाया गया था 6 महीने से अधिक समय के लिए। तो ये फिर एक संवैधानिक मुद्दा उन लोगों को बना था कि भाई इस तरह तो भाई, क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया कि 6 माह तक तो सीट खाली रह नहीं सकती। फिर और कैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 6 माह से अधिक समय के लिए बैन लगा दिया। लगभग मुझे कहा है 1 साल के लिए बैन लगाया गया था कि 1 साल तक सदन में नहीं आ सकते एमएलए। और काफी एमएलए लगभग 15-20 एमएलए थे, वो धरना दे रहे थे लगातार, है ना, और व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे सदन में, तो उन पर बैन लगा दिया था 1 साल का। तो ये था कि जो है कैसे ये संवैधानिक मुद्दा हो गया ना, कि संविधान तो कह रहा है कि 6 माह से ज्यादा सीट खाली नहीं रह सकती, और आप 1 साल के लिए बैन लगा दे रहे हैं। तो जब नहीं आएगा सदन में तो सीट तो रिक्त है ना उस कंडीशन में, है ना। तो फिर इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था और उनको अलाउ कर दिया गया था। कहा गया था 6 माह से अधिक के लिए आप बैन नहीं लगा सकते किसी भी सदस्य पर। अगर बैन लगा है तो फिर आप चुनाव बना लीजिए। ठीक है, ये दिल्ली का ही एक्शन था। ठीक है,
महाराष्ट्र था शायद, मतलब दिल्ली या महाराष्ट्र तो किसी किसी जगह का था, मतलब काफी पुरानी न्यूज हो गई, मुझे लग रहा है 7-8 महीने पुरानी न्यूज है। तो ठीक है, आर्टिकल 101, हाँ इसी में थर्ड पॉइंट लिख दीजिए, मतलब तीसरा वाला, पहला तो हो गया दोहरी नागरिकता, दूसरा पत्नी, और तीसरा इस्तीफा, मतलब कोई भी अगर संसद का सदस्य अपने आप से अपना रिजाइन दे देता है ना, तो भी इस स्थान से हो जाएगा। तो एक मुझे लगा एक मैंने और दूसरा चीज बोल दी है, क्या बोल दिया, जब आर्टिकल 101 जब मैंने बोला था तो मुझे लगा मैंने निर्योग्यता बोल दिया था, वो स्थानों पर रिक्त होना है, हम पढ़ रहे थे स्थानों पर रिक्त होना है। अब देखिए आर्टिकल 102 निर्योग्यता, आर्टिकल 102 निर्योग्यता, अरे अपना रिजाइन दे देना उससे, भाई कोई संसद सदस्य है वो अपना खुद से रिजाइन देगा, ये क्या होगा कि प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट के पास पावर होती है अप्रूव करने की, है ना, तो इस तरीके से ये चीजें होंगी, अपना रिजाइन कर देंगे। अब आर्टिकल 102 है निर्योग्यता, देखिए संसद के सदस्य निम्न आधारों पर, संसद के सदस्य निम्न आधारों पर निर्योग घोषित हो सकते हैं, संसद के सदस्य निम्न आधारों पर निर्योग घोषित हो सकते हैं। हमने कौन कौन से आधार पर, पहला पॉइंट लिखिए, यदि वह कोई लाभ का पद धारण करते हैं, यदि वह कोई लाभ का पद धारण करते हो, ठीक, तो अगर संसद का कोई सदस्य किसी भी लाभ के पद पर है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर है ना, तो वो संसद का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, लाभ के पद में विधायक, MP, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, प्रेसिडेंट, ये सब लाभ के पद नहीं है, ठीक, ये जो है वॉलंटरी पद है, ठीक। बाकी अगर कोई वीडियो बन गया, लेखपाल बन गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, लाभ के पद है, चलिए। हाँ, तो पहला यदि कोई अगर लाभ का पद पर है तो वो निर्योग घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा लिखिए, यदि सदस्य पागल या दिवालिया होता है, यदि सदस्य पागल या दिवालिया हो जाए, दिवालिया नहीं, बैंक से कर्जा और लिया है, भर नहीं पा रहा, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, यदि किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली हो, तो यदि किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली हो तो, और चौथा पॉइंट लिखिए, सदस्य को ऐसी विधि से निर्योग घोषित किया जा सकता है, सदस्य को ऐसी विधि से निर्योग घोषित किया जा सकता है जो विधि संसद निर्धारित करे, जो विधि संसद निर्धारित करे, ठीक। नोट डालकर एक पॉइंट लिखिए, संसद के द्वारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, संसद के द्वारा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, संसद के द्वारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके आधार पर दल बदल कानून के तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके आधार पर दल बदल कानून के तहत संसद सदस्यों को निर्योग घोषित कर सकती है, जिसके तहत संसद सदस्य को निर्योग घोषित कर सकती है। ठीक है, तो संसद ने कानून बनाया एंटी डिफेक्शन लॉ, और इस कानून के तहत किसी भी सदस्य को निर्योग घोषित किया जा सकता है। ओके, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारत में चुनाव दलीय व्यवस्था पर आधारित है।
भारत में चुनाव दलीय व्यवस्था पर आधारित है। भारत में चुनाव दलीय व्यवस्था पर आधारित है और दलीय व्यवस्था पर आधारित है और सैद्धांतिक रूप से भारत में चुनाव दलीय व्यवस्था पर आधारित है और सैद्धांतिक रूप से यह कहा जाता है कि जनता सैद्धांतिक रूप से ये कहा जाता है कि जनता दलीय विचारधारा से प्रभावित होकर और सैद्धांतिक रूप से कहा जाता है कि जनता दलीय विचारधारा से प्रभावित होकर मतदान करती है। ये मैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। और जनता दलीय विचारधारा से प्रभावित होकर मतदान करती है। लिखे मतदान में विजयी प्रत्याशी जनता के उस पर विश्वास को दर्शाता है। मतदान में विजयी प्रत्याशी जनता के उस पर विश्वास को दर्शाता है और ऐसे में यदि प्रत्याशी दल बदल करता है तो यह जनता के साथ विश्वासघात होगा। और ऐसे में प्रत्याशी यदि दल बदल करता है तो यह जनता के साथ विश्वासघात होगा। जनता के साथ विश्वासघात होगा। अतः 1985 में दल बदल कानून लाकर इस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। 1985 में दल बदल कानून लाकर इस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। चित्र के लिए किसी भी सदस्य को निम्नलिखित आधारों पर दल बदल के अधीन अयोग्य घोषित किया जाता है। निम्नलिखित आधारों पर दल बदल के अधीन अयोग्य घोषित किया जाता है। पहला आधार लिखिए, कौन कौन से आधार हैं जो दल बदल के अधीन शामिल किए जाएंगे और उसको दंड दिया जाएगा सदस्य को। ना पहला पॉइंट लिखिए, यदि कोई सदस्य आधारों पहला पॉइंट है, यदि कोई सदस्य चुनाव जीतने के पश्चात अपने दल से इस्तीफा दे दे। यदि कोई सदस्य चुनाव जीतने के पश्चात अपने दल से इस्तीफा दे दे और किसी अन्य दल में शामिल हो जाए। ठीक है, यदि कोई सदस्य चुनाव जीतने के पश्चात अपने दल से इस्तीफा दे दे और किसी अन्य दल में शामिल हो जाए। तो एक तरीके से जनता के साथ विश्वासघात हो गया। भाई जनता अभी भी आप देखेंगे कि गांव में आदमी कैंडिडेट का नाम नहीं जानता, ठीक कि कैंडिडेट को खड़ा है, कहाँ भी जानेगा कमल को वोट देना है, हाथी को वोट देना है, बहन जी को वोट देना है, सही को वोट देना है। यही तो गांव में होता है। गांव में कहाँ आदमी जानता है कैंडिडेट का नाम, ठीक। तो यही लोग भी इंतजार करते हैं, तो यही इंतजार करते हैं कि भाई साइकिल में किसको मिला है टिकट, हाथी में किसको मिल गया। ये सब काम अब तो मान लो पंजाब हो गया है ना, भाजपा में ने किसको दिया। तो लोग इसको तो 50% उनके जो वोट है तो वो ऑलरेडी ऐसे डिसाइड हो गए। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसने लिया एक पार्टी से टिकट और वो जीत गया, तो उसमें कहीं ना कहीं उस पार्टी की भी तो छवि की वजह से वो जीता। हाँ, और लोगों के भी लोग भी उस पार्टी को ही वोट देना चाह रहे थे। और भारत में दलीय शासन व्यवस्था है, आप जानते हैं कि भारत में सिंगल विंड का शासन नहीं होता, भारत में दल का शासन होता है।
ठीक है, दलीय शासन व्यवस्था है। अब वो व्यक्ति जीत गया और जीतने के बाद वो अपनी पार्टी को रिजाइन दे रहा है और दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जा रहा है, दूसरी पार्टी का उसने दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। तो वो तो लोगों ने जो उस पार्टी को वोट दिया था वो तो उनका कोई मतलब नहीं रह गया ना, क्योंकि लोगों की तो इच्छा के वो अगेंस्ट काम हो गया। अगर लोग उसी पार्टी को ऑलरेडी चाह रहे होते तो उस पार्टी को ही वोट देते, है ना। तो ये भी कंसीडर किया जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि कोई निर्दलीय व्यक्ति चुनाव जीतने के पश्चात किसी अन्य दल में शामिल हो जाए तो यदि कोई निर्दलीय व्यक्ति चुनाव जीतने के पश्चात किसी दल में शामिल हो जाए तो नहीं लगा और तो निर्दलीय सदस्य का कोई पार्टी तो देगा नहीं, निर्दलीय सदस्य खड़ा हो गया ना, तो उसको मिल गई लालटेन, अब लालटेन तो वो वोट मांग रहा है, जीत गया। तो निर्दलीय तो यही है ना कि जो इंडिविजुअल खड़ा हो रहा है। ठीक, अब लोगों ने भी उसको जिताया क्योंकि उस क्षेत्र में लोग किसी भी पार्टी को चाह नहीं रहे थे पार्टी जीते, तब तो लोग निर्दलीय में गए। ठीक, अब निर्दलीय वाला किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले तो वो तो उस पार्टी का मेंबर ना हो गया। तो हम देखते हैं कि एक उसको सपोर्ट कर देना वो एक अलग बात है। वो जैसे कि मतलब भैया रघुनाथ प्रताप सिंह, वो अब तुम्हारी उन्होंने जनसत्ता बना ली, लेकिन 2019 से पहले उनकी कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन पावर में हमेशा रहते थे, वो हमेशा वो मंत्रिपरिषद में रहते थे। क्यों? क्योंकि 3-4 सीट उनकी फिक्स है। अब 3-4 सीट फिक्स है तो वो निर्दलीय ही कैंडिडेट अपने खड़े करते थे, अपना खड़े हो गए, अपने 3 और करीबियों को खड़ा कर दिया, और जो कि 3 करीबी है वो अपने नाम से वो सीटें निकालते थे। वो निकालते थे कि हम भैया राजा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने 4 सीटें निकाली। अब सरकार किसी की बन जाए, माया बहन जी की बन जाए, अखिलेश यादव किसी की बन जाए, ठीक, तो उनको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। ठीक, अब सपोर्ट करेंगे तो चार उन्होंने अपने एमएलए दिए, तो 4 एमएलए के बदले उन्होंने मांग लिया कि एक हमें मंत्री पद चाहिए। ठीक, लेकिन उन्होंने सदस्यता ग्रहण नहीं की, मंत्री कोई भी निर्दलीय कोई भी है, तो एक सपोर्ट कर देना एक अलग मैटर है, लेकिन उस पार्टी को ज्वाइन कर लेना एक अलग मुद्दा है। तो अगर किसी सदस्य कोई निर्दलीय सदस्य है, वो पार्टी वो जीत गया चुनाव, और जीतने के बाद अगर कोई पार्टी सदस्यता ग्रहण कर ले रहा है तो वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के घेरे में रहेगा। ठीक, और उसकी पूरी तरीके से उसको निर्दलीय घोषित किया सकता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, यदि कोई सदस्य पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है, यदि कोई सदस्य पार्टी जो कह रही है, पार्टी के आगे जाके, यदि कोई सदस्य पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है तो और पार्टी ने उसे, यदि कोई सदस्य पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है और पार्टी ने उसे 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया, यदि कोई सदस्य पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है, सदन में मतदान करता है और पार्टी ने उसे 15 दिन के भीतर क्षमा नहीं किया, तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यदि कोई मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 माह के पश्चात, यदि कोई मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 माह के पश्चात किसी दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो, यदि कोई मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 माह के पश्चात किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो ठीक, तो मान लीजिए कोई मनोनीत सदस्य है, अगर मनोनयन के अगर 6 माह के पहले किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, कोई दिक्कत नहीं, 6 माह के बाद अगर उस सदस्यता ग्रहण कर रहा है तो उसको भी निर्योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखिए, अपवाद, वो किसमें अपवाद है। ठीक है, पहले लिखिए, मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर, मनोनीत सदस्य यदि 6 माह के भीतर
किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो माननीय सदस्य यदि 6 माह के भीतर किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं मानी जाएगी। माननीय सदस्य यदि 6 माह के भीतर किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए ना, यदि किसी दल के 2/3 सदस्य, यदि किसी दल के 2/3 सदस्य अपना दल छोड़कर, यदि किसी दल के 2/3 सदस्य अपना दल छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं, अपना दल छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता भी समाप्त नहीं मानी जाएगी। तो उनकी सदस्यता भी समाप्त नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इंडिविजुअल सदस्य जा रहे हैं तो सदस्यता उनकी समाप्त मानी जा सकती है, लेकिन अगर 2/3 सदस्य एक साथ छोड़ करके अगर चले गए किसी अन्य दल में शामिल हो गए तो यह माना जाएगा कि पार्टी बहुमत से ही शामिल हो जा रही है। भाई 50% से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा कि बहुमत में शामिल हो रहे हैं, तो उसमें सदस्यता नहीं समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अपना दल छोड़ के दूसरे में शामिल हो जाए तो सदस्यता की समाप्त होगी। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये आगे का विधान होता है। ठीक है, तो जो विधानमंडल है वो आर्टिकल 168 में कितना है विधानमंडल का। ठीक, अब अगर हम विधानमंडल को देखें तो विधानमंडल के भी 3 अंग है। ये तो विधानमंडल के भी 3 अंग है, पार्लियामेंट के भी 3 अंग है। भाई राष्ट्रपति भी उसके एक अभिन्न अंग ही माना गया ना, भले राष्ट्रपति सदन में नहीं बैठता संसद में, लेकिन एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। उसी तरीके से विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। ठीक, एक तो हो गया विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक, तो सेम जो कार्य पार्लियामेंट में लोकसभा का है बिल्कुल वैसी ही है विधानसभा। ठीक है, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, और विधान परिषद क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये आपका गवर्नर हो गया। तो सेम जो कार्य वहां पर लोकसभा का है वही कार्य राज्यों में विधानसभा का है, जो कार्य राज्यसभा का है वही कार्य विधान परिषद का है, और जो कार्य राष्ट्रपति का है वही कार्य राज्यपाल का है। ठीक है, अब देखिए जो विधानसभा है इसका जिक्र है आर्टिकल 170 में। विधानसभा का जिक्र है आर्टिकल 170 में, इसका जिक्र है आर्टिकल 168 में भी है, और आर्टिकल 168 में बात की गई है विधान परिषद के गठन की। ठीक है, आर्टिकल 168 विधान परिषद के गठन की बात करता है, और बाकी सारी जो बातें हैं वो है आर्टिकल 170 में। ठीक, पूरा अगर हम बात कर लें विधानमंडल जो है ये हिस्सा है आपका भाग 6 में, जिसे राज्य का राज्यसभा। ठीक, अभी कल तक हम लोग बात करते हैं भाग 6 की केंद्र सरकार की, और आज हम लोग बात कर रहे हैं भाग 5 बात कर रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं भाग 6 की। ठीक है, भाग 6 के अंतर्गत आता है ये। भैया उसमें शेड्यूल में ही इस तरीके से अलग अलग से टॉपिक दे दिए बकायदा, बढ़िया से पहले पूरा केंद्र सरकार कंप्लीट करा देता है ना, उस केंद्र सरकार प्रॉपर पहले राष्ट्रपति कंप्लीट करा देता, फिर पार्लियामेंट हो जाता, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हो जाती है ना, फिर उसके बाद जितने भी अदर बॉडीज हैं वो सब हो जाती, फिर मैं कंटिन्यू और फिर उसका सुप्रीम कोर्ट उसी हो जाता, तो एक आराम से सिस्टमैटिक वे में चल रहा था। लेकिन ओके, कोई बात नहीं।
ठीक, तो विधानमंडल, तो इसी के अंदर हम लोग विधानमंडल की चर्चा कर रहे हैं। अब विधानमंडल जब हम पढ़ेंगे तो एक तो आपका राज्यपाल हो गया, एक अलग सेगमेंट है। अभी वहाँ पर राष्ट्रपति भी नहीं हुआ, यहाँ राज्यपाल भी अभी नहीं हुआ। ठीक है, हमें अभी बात करनी है विधानसभा और विधान परिषदों की। विधानसभा आप सभी जानते हैं कि विधानसभा एक प्रत्यक्ष सदन है, एक प्रत्यक्ष सदन है। इसमें डायरेक्ट जनता आम लोगों के द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, इसीलिए इसको आम सभा भी बोल देते हैं। और ये क्या है, ये एक अस्थायी सदन है, ये एक अस्थायी सदन है जो साधारणतः 5 वर्ष के लिए इसका गठन होता है। ठीक है, लेकिन 5 वर्ष से कम और 5 वर्ष के ज्यादा भी इसका कार्यकाल घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वैसे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये एक स्थायी सदन है। ठीक है जी, ये क्या है, स्थायी सदन है। सेम वैसे ही 6 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल है। इसके सदस्यों का, इसका क्या कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। वैसे 2-2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं स्थायी सदन, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, इसे पढ़े लिखे लोगों का सदन भी कह देते हैं, इसे शिक्षित लोगों का सदन भी कह देते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को इसमें हम नॉमिनेट करते हैं ना, कुछ को क्या मोस्टली सब ऐसे ही पहुंचते हैं ना, अलग अलग रिजर्वेशन मिला हुआ, अलग अलग कोटे के आते हैं। तो इसे शिक्षित लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का सदन कह देते हैं। हाँ, इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं ना। ठीक, और क्या है इसमें, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अब अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि आम जो है कोई भी नहीं जा सकता कि 18 साल जो भी क्रॉस किया वो चला जाए इसमें वोट डालने। इसमें भी अलग अलग सीटें रिजर्व की गई है। ठीक, एक चीज आप इसमें देखते हैं, जो विधानसभा है, इस विधानसभा में मैक्सिमम जो सीट है, मैक्सिमम सीट 500 हो सकती है। हर राज्य के लिए अपना अलग अलग है ना। तो किसी भी राज्य में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, 500। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 403। तो अधिकतम जो सीट्स है वो हो सकती है 500 और मिनिमम सीट हो सकती है 60। ठीक, मैक्सिमम सीट 500 और मिनिमम सीट हो सकती है 60 विधानसभा में। ठीक है, लेकिन कुछ में हम देखेंगे, कुछ में अपवाद भी है। ऐसा नहीं कि मिनिमम सब में 60 ही है, कुछ राज्यों में इसका अपवाद भी है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, इनमें 30-30 सीट ही है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में कितनी सीटें विधानसभा में, 30। ठीक है, उसके बाद आपकी मिजोरम में 40 है, नागालैंड में 46 है ना। तो इस तरीके से ये अपवाद भी है ना, 60 से भी कम सीटें भी हैं, लेकिन कहा गया है कि भाई मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। अब बात आती है विधान परिषद की। तो विधान परिषद में जो मैक्सिमम सीटें हैं कितनी हो सकती हैं, विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 ये हो सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम 40। ठीक है, तो मैक्सिमम हो सकती है विधानसभा की कुल सीटों का 1/3। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 403 है विधानसभा में, तो 403 की 1/3 सीटें हो सकती हैं। कैलकुलेट करो जितनी भी होती हो, 13, 136, 134.135। ठीक है, तो 135 सीटें हो सकती है उसमें मैक्सिमम। विधान परिषद में अभी कितनी है, 100 है ना। तो 35 सीटें हम बढ़ा सकते हैं। विधानसभा में भी अगर 403 है, 500 तक बढ़ा सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं विधानसभा का। तो हमें पता ही है कि आम चुनाव होता है, 18 वर्षों तक का कोई भी व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है। यहाँ पर कौन चुनाव में भाग लेगा, तो देखिए विधान परिषद का जो चुनाव है इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से तो हो रहा है ना, लेकिन इसमें भी जो सीटें हैं उसको 5 रूपों से भरा जाएगा। 5 अलग अलग तरीके से भरा जाएगा, है ना। तो कुछ जो सीटें हैं इनमें से 1/3 सीटें, फिर कुछ ग्रुप के द्वारा और 1/3, कुछ के द्वारा 1/6, कुछ के द्वारा 1/12 और फिर 1/12। टोटल कितने होंगे, टोटल इसको कैलकुलेट करो, हो गए, है ना। कुल सीटें यानी टोटल सीटों का 1/3 पहले। तो ये जो कुल सीटों का जो 1/3 सीटें हैं ये भरी जाती हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो विधानसभा के सदस्य जो यहाँ से जीत के आए हैं वही जो है केवल इन 1/3 सीटों का। सपोज दैट अगर हम एग्जांपल ले लें 100 सीटें, मान लीजिए हम ले लेते हैं 300 सीटें, हाँ, रहेगा। तो हमने ले लिया 300 सीटें,
तो अब इन 300 सीटों का जो 1/3 सीटें हैं यानी कि 100 सीटें हैं, 300 की जो 100 सीटें हैं वो 100 सीटों में चुनाव सिर्फ कौन करेगा, मतदान कौन करेगा, विधानसभा के सदस्य, ठीक, केवल जो एमएलए हैं वो करेंगे। ओके, इसी को इन्हीं सदस्यों को हम एमएलसी बोल देते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक, और इनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, ठीक है। फिर बची 1/3 और सीटें, 1/3 सीटें 100 सीटों को तो चुन दिया विधानसभा के सदस्यों ने, 1/3 सीटें यानी कि अदर जो 100 सीटें हैं उनको चुनते हैं पंचायतें या नगर निकाय, जो लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज हैं वो चुनती हैं, पंचायतें या नगर निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद जो भी है, ठीक है, उनने चुन लिया अदर 100 सीटें। फिर आई बची 1/6 सीटें, तो 30 का 1/6 कितना हुआ, 50, तो जो 50 सीटें हैं इनको कौन चुनेगा, गवर्नर मनोनयन करेगा, ठीक, इन सीटों पर मनोनयन करेगा, नॉमिनेट करेगा गवर्नर, ठीक है। तो 50 सीटें गवर्नर ने नॉमिनेट कर दी। अब गवर्नर किसको नॉमिनेट करेगा, मतलब एक तरीके से इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी स्पेशलाइजेशन आएगा, जैसे कि राज्यसभा में स्पेशलाइजेशन आ सके इसलिए वो 4 क्षेत्रों से लोगों को चुना गया, ठीक, वैसे ही यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन आ सके इसलिए 1/6 सीटें राज्यपाल मनोनीत करेगा, तो कुल सीटों का हो गई है 50 सीटें। उसके बाद बची 1/12 सीटें, तो इसकी 1/12 कितनी होती है, 25। तो अदर जो 25 सीटें हैं इन 25 सीटों को चुनेंगे अध्यापक, और अध्यापक भी कैसे होंगे, कम से कम माध्यमिक स्तर के ऊपर के होते हैं, प्राइमरी और माध्यमिक वाले अध्यापक नहीं चुनेंगे, माध्यमिक स्तर से ऊपर के जो अध्यापक होंगे वो चुनेंगे, और कम से कम 3 साल उनको नौकरी मिली हो गई, ऐसे इसी साल नौकरी मिली, उसी साल से वो इलेक्टोरल कॉलेज में सम्मिलित होंगे, 3 साल उनको हो चुका वो नौकरी करते हुए, और माध्यमिक स्तर से वो ऊपर के टीचर होंगे, ठीक है जी। हाई स्कूल इंटर वाले जो टीचर हैं वो माध्यमिक स्तर से ऊपर के टीचर इसमें भाग लेंगे, प्राइमरी का टीचर इसमें भाग नहीं लेता, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि अध्यापकों द्वारा, पर इसमें प्राइमरी का टीचर भाग नहीं लेता, ठीक है, माध्यमिक स्तर के ऊपर के टीचर। तो उसके बाद बच्चे 1/12 सीटें, ये 1/12 में 25 सीटें ये भरी जाएंगी ग्रेजुएट्स के द्वारा, स्नातकों के द्वारा, और जो स्नातक है जिनको भी कम से कम 2 साल हो गए स्नातक की डिग्री मिली हुई, और कम से कम 3 वर्ष के कोर्स से इन्होंने स्नातक किया हो, ऐसे नहीं कि पॉलिटेक्निक वाला का मैंने भी जो है 12th के बाद कर लिया पॉलिटेक्निक, पर क्योंकि वो क्या डिप्लोमा है, तो कम से कम 3 वर्ष की उसके पास क्या हो, डिग्री हो, ठीक है, डिग्री के द्वारा उसने स्नातक किया हो, तो वो चुनेंगे अदर 1/12 सीटों को, 25 सीटों को टोटल मिलाकर 30 सीटें, ठीक है। तो इस तरीके से ये हैं सब, ये 5 तरीके से इलेक्टोरल कॉलेज है विधान परिषद में, है ना, और इनके द्वारा अलग अलग सीटें चुनी जाती है, ठीक है। इसको नोट कर लो। बहुत देर बाद आ रही है, बहुत देर बाद आ रही है, विधान परिषद अधिकतम हो सकते हैं विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3, विधान परिषद में सदस्य हैं अगर 400 तो 400 का अधिकतम 1/3। तो विधानसभा कितने राज्यों में है? विधानसभा में पूछ रहा हूँ कितने राज्यों में? सुन लो
ठीक है, ठीक है। तो विधानसभा सभी राज्यों में है और कितने यूनियन टेरिटरीज में है? 3 में। 3। विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6। कौन कौन से? यूपी बिहार, महाराष्ट्र, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बहुत सही। कोलकाता नहीं सर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तुम पश्चिम बंगाल में कब से होते? कर्नाटका में सर, कर्नाटका तो कर्नाटका में पहले साथ में हुआ करती थी जब जम्मू कश्मीर एक राज्य थी, ठीक है। पहले हुआ करती थी जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक। फिर आंध्र प्रदेश का हो गया डिवीजन, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो में पड़ गया, दोनों के पास विधान परिषद हो गई, ठीक है। तो तेलंगाना में भी हो गई, आंध्र प्रदेश में हो गई, तो होगी 7। अब जम्मू कश्मीर की हटा दी गई, तो कितने बचे? 6। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, और फिर नीचे के तीनों राज्य लाइन से ले लो, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश मांग कर रहा है कि हमारी विधान परिषद समाप्त कर दो, और तमिलनाडु मांग कर रहा है कि हमें विधान परिषद दे दो। तो विधान परिषद का गठन करना बहुत आसान सा काम है। विधानसभा के सदस्य जिस दिन चाहे पूरे सदस्य उस दिन विधान परिषद का गठन कर लेंगे, कोई बहुत टफ काम नहीं है, ठीक। और विधान परिषद का कोई कार्य भी नहीं है। विधान परिषद सिर्फ फोकट के लिए बनाई गई है। विधान परिषद क्यों बनाई गई है? क्योंकि मान लो भैया जी तो बन गए विधायक, अब भैया जी के साथ जो लगे हुए हैं तो कह रहे हैं कि भैया जी के साथ आप फोटो खिंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना, तो वो क्या करेंगे? तो उनको भी तो कुछ चाहिए, तो उन्हीं के लिए विधान परिषद गठन कर दिया गया है, ठीक है। तो वही चूंकि 1/3 सीटें तो उन्हीं के पास ना, भैया जी के पास, तो भैया जी अपने ही उसी व्यक्ति को, मुर्गे को क्या कर देंगे? वो विधान परिषद में शामिल करा देंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट भैया जी तो जाके डील कर नहीं सकते किसी के साथ कि भाई जो है मैं तुम्हारा काम कराऊंगा, लाओ फंड लाओ, तो वो डील कौन कराएगा? वही विधान परिषद वाला सदस्य, और उसका कोई काम नहीं है। विधान परिषद के पास कोई ना पावर है ना कोई उसका अन्य कार्य है, उसका सिर्फ काम क्या है? वो ये सब लोगों का काम कराना, खिलाओ हम कराते हैं काम, ठीक है, करा दो हम कराते हैं काम, ये काम है। तो विधान परिषद कोई कार्य नहीं है। लेकिन हाँ, जिन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है वहां पर ये कि भाई इतने सारे जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिर ये होता है चलो 2 सदन हो जाए, ताकि अगर एक सदन कभी मान ली भंग भी हो गई है तो दूसरा सदन कम से कम कार्य को चलाती रहे, दूसरा सदन कम से कम ना बैलेंस बनाया जाए। तो इसलिए विधान परिषद का गठन किया गया, बाकी कोई कारण नहीं है, ठीक। और वर्कलोड, वो जो लोड है वो आ ही जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके जो सदस्य उनको बंगला, गाड़ी, वेतन, भत्ते, है ना, पेंशन, ये सब तो उनको देना ही देना, तो जो है फंड में लोड और खर्चे का आ ही जा रहा, काम उनको कुछ है नहीं। तो इसलिए जो है ये भी समय समय पर मांग उठती रहती है कि विधान परिषद को समाप्त करो, ठीक है जी। आंध्र प्रदेश सरकार ने, इसी वजह से आंध्र प्रदेश सरकार ने विधान परिषद खत्म करने का प्रपोजल दिया कि हम विधान परिषद खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राजकोष में बहुत ज्यादा लोड आ रहा है इसकी वजह से, ठीक है। चलिए इसमें तमिलनाडु से मांग के उनके जो सपोर्टर हैं वो उनको नहीं सीटें मिल पा रही है, तो ये कम से कम भाई आप ये बताइए कि एक बार मान लीजिए कि पार्टी सीटें तो लिमिटेड दे सकती है ना, विधानसभा में लिमिटेड सीटें दे सकती है, लेकिन अब कुछ अन्य भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो एक लंबे समय से जुड़े हैं पार्टी के साथ, अब उनको जो है तुमने एमएलए की सीट नहीं दी है तो वो तुम्हें बगावत कर देंगे ना, तो बगावत ना करें, वो भी क्या करें, थोड़ा सेटिस्फाई रहे, तो विधान परिषद का गठन करा दिया गया। तो जो राज्य विधान परिषद गठन करा वो इसलिए कराएंगे तो हमारे ज्यादा लोग पावर में रहे, हमारे ज्यादा लोग सेटिस्फाई रहे, ठीक है। और इसका कोई खास फायदा नहीं है। सब राज्य जो अपना स्वहित देख रहे हैं, जो पार्टियां वो जो है विधान परिषद की मांग कर रहे हैं, और जो पार्टी राज्य का हित देख रहे हैं विधान परिषद को समाप्त करने की बात कर रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश का भी जो प्रपोजल विधान परिषद का बहुत पहले ही पास हो चुका था, है ना, उसमें भी इनके विधानसभा में भी लाया गया था, लेकिन आज तक अप्रूव नहीं हुआ। सागर बहुत एब्सेंट रहते हो, तो पिटाई होगी ना भाई, लेकिन डंडा पिटाई का मत ध्यान देना, ठीक है, जाओ, ठीक। तो ये हो गया विधान परिषद। ओके, लिखते हैं आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 है विधान परिषदों का गठन। आर्टिकल 169 विधान परिषदों का गठन एवं उत्सादन, उत्सादन यानी समाप्ति, ठीक है। तो आर्टिकल 169 क्या बात करती है? विधान परिषदों के गठन की
तथा विधान परिषदों के उत्साधन यानी समाप्ति की बात करती है। ठीक है, इसमें लिखिए यदि विधानसभा के 2/3 सदस्य, यदि विधानसभा के 2/3 सदस्य बहुमत से, यदि राज्य की विधानसभा के 2/3 सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधानसभा के 2/3 सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संघ के पास भेजें, संघ, यदि राज्य विधानसभा के 2/3 सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संघ के पास भेजें और संघ साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर दे, और संघ साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर दे, और यदि संघ साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर दे तो विधान परिषद का गठन या उत्साधन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कहा, बहुत आसान है विधान परिषद गठन करना। विधानसभा के सदस्य 2/3 बहुमत से पास कर देंगे, हमें विधान परिषद चाहिए, और उसको भेज दिया जाए संसद में, और संसद में केवल साधारण सिंपल मेजोरिटी से अगर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए तो उस राज्य में विधान परिषद गठन हो जाएगा, है ना। तो दोनों का इस तरह के रोल है, विधानसभा का भी रोल है और फिर संघ सरकार का भी रोल है, संघ का भी। ठीक है जी, स्टार्ट में केवल सुन, अब जम्मू कश्मीर की विधान परिषद है, विधान परिषद जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद है उसका गठन जम्मू कश्मीर का जो संविधान है उसके आधार पर किया गया था। ठीक है, और अब फिर हमने क्या किया, जब हमने आर्टिकल 370 को ही हटा दिया, तो 370 को हटाने का मतलब है कि अब 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माने जाएंगे, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। तो वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर को अपने आप निर्देशित हो गया। तो अब हमने क्या किया, अपने संविधान के अकॉर्डिंग हमने जम्मू कश्मीर का विधान परिषद क्या समाप्ति कर दी, उसका राज्य ही हमने समाप्त कर दिया, और यूनियन टेरिटरी को विधान परिषद की प्रावधान ही नहीं है के बस, तो इसलिए अपने आप विधान परिषद उसका समाप्त हो गया। ठीक है, कुछ राज्य लिख लेते हैं जहां पर विधान परिषदों की संख्या अधिक है ना। तो पहला लिख लीजिए, कुछ प्रमुख क्या 6 राज्य हैं, लिख लीजिए। वर्तमान में 6 राज्यों के पास ही विधान परिषद है, वर्तमान में 6 राज्यों के पास ही विधान परिषद है, जो निम्न है। वर्तमान में 6 राज्यों के पास विधान परिषद है, जो निम्न है। पहले ये उत्तर प्रदेश डैश करके 100 सीट, उत्तर प्रदेश 100 सीट, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, ठीक है, कर्नाटक 75, ठीक है, आंध्र प्रदेश 58, और तेलंगाना 40। तेलंगाना कितने हो गए? 40। ठीक है, स्टार्ट नोट डालते पॉइंट में। जब स्टार्टिंग में विधान परिषद लागू किया गया था तब कितने राज्यों में? तो स्टार्टिंग में नहीं था, इसको बाद में ही उत्तर प्रदेश से सबसे पहले स्टार्ट किया, है ना। फिर मध्य प्रदेश ने प्रपोजल डाला, पर मध्य प्रदेश का आज तक, जबकि मध्य प्रदेश सबसे स्टार्टिंग राज्य में था प्रपोजल बनाने के लिए, लेकिन एमपी में आज तक नहीं सफल पाया। ठीक है, 1955 में ही उसका प्रपोजल पास हो चुका था एमपी वाला, लेकिन आज तक उसमें गठन नहीं हो पाया। ठीक है, सबसे पहले यूपी आंध्र प्रदेश में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, किसी को बताओ, बताया
तमिलनाडु को मैंने विधान दिया। सर एक अभी उनकी लेवल से पश्चिम बंगाल में भी एक विधान के अभी अभी पश्चिम बंगाल ने प्रपोजल डाला था इसके लिए। नहीं पहले इसमें कि पश्चिम बंगाल में पहले क्या, अभी क्या हुआ 2-3 साल पहले ही पश्चिम बंगाल ने प्रपोजल डाला था, तमिलनाडु ने प्रपोजल डाला था और आंध्र प्रदेश ने भी प्रपोजल डाला था। ठीक, अब इनमें से अभी तक तमिलनाडु का प्रपोजल पास हो चुका है। अब हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में तमिलनाडु में आपको देखने के लिए मिल जाए। तमिलनाडु पहले थी ना सर? नहीं, तमिलनाडु पहले नहीं थी, उसमें प्रपोजल डाला, उसमें वो किया आपने विधानसभा से पास करा दिया है तमिलनाडु ने। ठीक है, तो वही मैं उसी पॉइंट को मैं लिखवाने जा रहा हूँ, है ना। अभी पश्चिम बंगाल में अभी नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल तो नहीं पश्चिम बंगाल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं। इसके बाद करने में थोड़ा सा है ये था पश्चिम बंगाल ने अपने विधानसभा में प्रपोजल लेके आया था, लेकिन उसमें था नहीं। ठीक है, वो प्रपोजल लेकर के आया है। ठीक, सबसे पहले किसमें हुआ है इस चीज को जरा तुमको ध्यान देना, तो उसको भी ध्यान देना। ठीक है, ओके। तो सर आपने यूपी में कब लागू कर दिया क्वेश्चन किया? यूपी में यही 55-57 के आसपास हुआ है, 52 में लागू हुआ। 55 के आसपास। ठीक है, एमपी और यूपी दोनों आगे पीछे ही दोनों प्रपोजल अपने विधानसभा पास कराए थे। नोट करके लिखो। लेकिन तमिलनाडु की विधानसभा ने विधान परिषद के लिए प्रस्ताव, तमिलनाडु की विधानसभा ने विधान परिषद के लिए प्रस्ताव पारित करके केंद्र के पास स्वीकृति हेतु भेजा है। केंद्र के पास स्वीकृति हेतु भेजा था, जिसे केंद्र ने स्वीकार भी कर लिया। केंद्र के पास स्वीकृति हेतु भेजा था, जिसे केंद्र ने स्वीकार भी कर लिया। ठीक, तो वही तमिलनाडु में प्रस्ताव विधानसभा से पास हो चुका है और केंद्र ने भी प्रस्ताव को पास कर दिया है। बस वहां पर आपके विधान परिषद गठन होना और बाकी है, बाकी सारे जो भी अड़चने हैं विधान परिषद तमिलनाडु में पूरी हो चुकी है। तो अब सबसे अगर हमें कोई लेटेस्ट अब स्टेट दिखेगा विधान परिषद वाला तो तमिलनाडु ही दिखेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए इसी नोट में, लिखिए राजस्थान का प्रस्ताव केंद्र के समक्ष लंबित है। राजस्थान के विधान परिषद का प्रस्ताव केंद्र के समक्ष लंबित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ओडिशा, असम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में, ओडिशा, असम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में, ओडिशा, असम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में उड़ीसा, असम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में विधान परिषद हेतु प्रस्ताव उनकी विधानसभा में ही विचाराधीन है। उनकी विधानसभा में ही विचाराधीन है। हाँ ठीक है, मिल गया। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ही विधान परिषद गठन होगा। आंध्र प्रदेश में लेकिन इसका ईयर वगैरह आंध्र प्रदेश में ही है और इसका ईयर में जाता तो सबका कंपैरिजन हो जाता। विधान परिषद की विधान परिषद की संरचना आर्टिकल 171, विधान परिषद की संरचना आर्टिकल 171।
चलिए इसके आगे हम लोग करेंगे कल। हाँ, आर्टिकल 171 अभी विधान परिषद का हम लोगों ने गठन और उसके साधन की बात की थी, ठीक। और ये 169 और 171 है विधान परिषदों के संरचना की बात करता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।